नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र की बीजेपी सरकार की नजर में राष्ट्रगान, जनगण मन और वंदे मातरम का दर्जा एक जैसा है। केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय गीत भारत के लोगों की भावनाओं और जनता में एक विशेष स्थान रखता है। राष्ट्रगान, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का समान स्तर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के आदेश में इस मुद्दे पर चीजों को स्पष्ट कर दिया। इसके बावजूद केंद्र सरकार की इस बात ने शनिवार को हाईकोर्ट में अलग नजरिया पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 51A राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि ये केवल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को संदर्भित करता है। राष्ट्रगीत को लेकर किसी भी वाद विवाद में न पड़े। इस मुद्दे पर वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक PIL दाखिल की थी। उसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस संबंध में अदालत के किसी भी निर्देश का पालन करेगी, क्योंकि उसने इस मामले को प्रतिकूल नहीं माना है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच समानता और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की थी, जिससे इसे भारत के राष्ट्रगान के समान सम्मान और दर्जा दिया जा सके। सरकार ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों की अपनी पवित्रता है और वे समान सम्मान के पात्र हैं, लेकिन ये कभी भी अदालत का विषय नहीं हो सकता है। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद पंजाब में आज बंद बुलाया गया। इस बंद का असर अमृतसर, जालंधर और पटियाला में देखने को मिला। बंद के दौरान पार्टी के नेता और समर्थक अमृतसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। वहीं सुधीर सूरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए संदीप सिंह सन्नी को पंजाब पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। सुधीर सूरी के पोस्टमार्टम के बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें शहीद का दर्जा न दिए जाने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार के सदस्य युवराज सूरी ने समाचार एजेंसी NI को बताया कि कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। 17 बंदूकधारियों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में फायरिंग कर दी गई। हिंदू और सिख समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और बंद में समर्थन मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर में हिंदूवादी और शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अमृतसर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी है। उन्होंने कहा, ये शर्मनाक घटना थी। मैं वहां सबसे पहले गया था। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर पुलिस सिस्टम बिखर गया है तो बिखर गया है। मैंने बार बार कहा है, यहाँ एक विशेषज्ञ टीम भेजो और अमृतसर की केस स्टडी करवाओ। यहाँ मॉक ड्रिल करने से कुछ नहीं होने वाला है। BBC के अनुसार उन्होंने कहा कि मैंने DGP, गृह सचिव और मुख्यमंत्री से बात की थी। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी ये है कि ये सब कुछ अमृतसर उत्तर में हो रहा है। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। हम कुछ और वादा करके जनता के बीच आए थे। जनता ने तुम्हें जिताया था। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है तो हमें भी शर्म आती है। कानून व्यवस्था की पूरी तरह असफलता है। पुलिस कमिश्नर को डिसमिस करना चाहिए। पंजाब में ताज़ा हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 1980 के दशक के काले युग की वापसी के हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज राज्य में चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। अमरिंदर ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में राज्य की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल है। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के 24 घंटे बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनसत्ता के अनुसार उन्होंने कहा वो चिंतित हैं कि भगवंत मान की सरकार ने इस तरह की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि पंजाब में देश विरोधी ताकतों की बढ़ती गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार जब आप अपनी कमजोरी और कमियों को बता देते हैं तो राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका फायदा उठाने के लिए मजबूर होती हैं और पंजाब में ठीक यही हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक के बाद एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने सत्ता में आने के वक्त हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां तो भूल जाइए। 8 साल बीजेपी की केंद्र सरकार को मौजूदा 10 लाख सरकारी खाली पड़े पदों को भरने के बारे में सोचने में लग गया है। खड़गे ने कई ट्वीट्स करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में 75,000, गुजरात में 13,000 और जम्मू कश्मीर में 3,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं। आज जहां लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, प्रधानमंत्री कुछ हजार की संख्या में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि ग्रामीण भारत बेरोजगारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। CMI के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में औसत ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.02% है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्थिति इतनी विकट है कि अग्निपथ योजना के तहत 40,000 पदों के लिए सरकार को 35 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
यूपी में कुछ हजार पदों के लिए 37 लाख आवेदन आए थे। स्नातकोत्तर और पीएचडी वाले उम्मीदवार अपनी योग्यता से काफी कम नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ, केंद्रीय विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, पीएसयू बैंकों, पुलिस और अदालतों आदि सहित सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान में लाखों रिक्तियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। वर्तमान में इनमें आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं और पिछले 2 वर्षों में भर्ती बिल्कुल निराशाजनक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्कूलों में अभी भी 18,000 रिक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि इतनी रिक्तियों के साथ इन स्कूलों से कैसी शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए खाली पदों का भी जिक्र किया। अस्पतालों में रिक्तियों का भी जिक्र करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। खड़गे ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मोदी सरकार विफल रही है। हम अब मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया नहीं सुनते हैं। इन कार्यक्रमों और उनके नारों का क्या हुआ? वो 16 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं जिनका आपने वादा किया था? मौन क्यों है मोदी जी? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भाजपा को सत्ता में बनाए रखने का मन बना लिया है, क्योंकि पहाड़ी राज्य में तेजी से प्रगति और एक स्थिर सरकार जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंडी के सुंदरनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट केवल आने वाले 5 सालों के लिए नहीं बल्कि एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा को तय करेगा। बता दें, प्रधानमंत्री जिस मंडी सीट पर प्रचार कर रहे थे वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि झूठे वादे करना और झूठी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी चाल रही है। कांग्रेस ने कभी भी हिमाचल के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। बीजेपी ने जनता से किए अपने वादों को पूरा किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने हिमाचल चुनाव में भी कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया और कहा कि हमने मुफ्त वैक्सीन दी। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार होती तो यहाँ लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाती। कांग्रेस ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता से तमाम बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने जो बड़े वादे किए हैं उसमें हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पहली मंत्रिमंडल बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी को मंजूरी, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देना और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद, गांव-गांव तक बिजली की आपूर्ति, नोटबंदी और कोरोना से प्रभावित बंद पड़े उद्योगों के लिए विशेष पैकेज आदि अहम वादे किए गए हैं। बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस लिहाज से कुछ ही दिन का वक्त चुनाव प्रचार के लिए बचा है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 500 रुपये करने, सभी एचएससी, सीएचसी, पीएससी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीट से कम आएंगी। उन्होंने एनडीटीवी की ओर से आयोजित टाउन हॉल कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने इस बात का दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही मतों की गिनती का काम होगा। इसलिए अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त ही बचा है और ऐसे में बीजेपी के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था कि अगर वो गुजरात में चुनाव न लड़ें तो दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं करेंगे और सारे केस रफा दफा कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो मामला करप्शन का नहीं बल्कि इलेक्शन का है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और मनीष सिसोदिया को गुजरात के विधानसभा चुनाव के प्रचार में जाने से रोकने के लिए ही जांच एजेंसियां इन दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। केजरीवाल ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली नगर निगम और गुजरात के विधानसभा चुनाव दोनों में ही बीजेपी की हार होगी। बताना होगा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट कर बताया है कि ईडी ने उनके निजी सहायक यानी पीए को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव में हार से डरी हुई है। बताना होगा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के मामले में हुए कथित घोटाले को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं। सिसोदिया को कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था।
सिसोदिया ने कहा है कि जांच एजेंसी ईडी ने उनके पीए के घर पर छापा मारा और वहां से भी उसे कुछ नहीं मिला और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में बीजेपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जाने का रास्ता खुला रखा है। जय नारायण का कहना है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये स्पष्ट करते हुए कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, व्यास ने कहा कि उनके पास दो विकल्प हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल होना, और समर्थकों से परामर्श करने के बाद ही वो इस पर फैसला लेंगे। इस्तीफे के बाद स्वीकार करते हुए जय नारायण ने कहा कि मैं सिद्धपुर से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना चाहता। अगर कोई विकल्प नहीं बचा तो मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकता हूं, अन्यथा मैं अपनी पसंद की किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के वीडियो और तस्वीरों को लगातार सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। इस बीच बेंगलुरु की एक म्यूजिक लेबल MRT म्यूजिक ने कॉपीराइट उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह केस अभिनेता यश की हालिया रिलीज सुपरहिट फिल्म KGF चैप्टर 2 के गानों को वीडियो में बिना मंजूरी के इस्तेमाल करने को लेकर किया गया है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने बिना उनकी मंजूरी के KGF 2 के गानों का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा की मार्केटिंग वीडियो में किया है। बता दें, जिस वीडियो में साझा किया गया है उसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के रांची स्थित आवास पर इनकम टैक्स के छापे आज शनिवार 5 नवंबर को भी मारे गए। विधायक के आवास पर छापों का सिलसिला कल शुक्रवार से शुरू हुआ था। आखिर ऐसा क्या है जो केंद्रीय जांच एजेंसी उनके घर को दूसरे दिन खंगाल रही है? इस छापे का सीधा संबंध झारखंड की राजनीति से है। झारखंड में जुलाई 2022 से शुरू हुए ऑपरेशन लोटस को कामयाबी नहीं मिलने के घटनाक्रम पर अगर नजर डाली जाए तो सारी स्थिति साफ हो सकती है। इस मामले में सबसे पहले आरोप यही लगा था कि जब कल शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम जिस वाहन में छापा मारने विधायक के आवास पर आई तो उस पर बीजेपी का स्टिकर पाया गया। उस वाहन से बीजेपी का स्टिकर हटाते हुए एक वीडियो भी वायरल है। कुमार जयमंगल सिंह झारखंड में बेरमो से विधायक हैं। जुलाई में कोलकाता में 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल बहुत बड़ी रकम के साथ एक वाहन में पकड़े गए। एक टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV पर जामताड़ा विधायक लिखा हुआ एक बोर्ड था। वो गाड़ी विधायक इरफान अंसारी की थी। इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक हैं। इन लोगों से बड़ी रकम बरामद होने के बाद इन्हें बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो कैश असम से आया था। ठग सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा आम आदमी पार्टी और मंत्री सत्येंद्र जैन पर करोड़ों रुपए वसूली करने का आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब इस मामले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा है कि MCD और गुजरात में बुरी तरह हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। सिसोदिया ने कहा कि मैंने सुना है अगले हफ्ते उसे नड्डा जी बीजेपी में शामिल करवाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लगाए गए आरोप पर कहा कि बहुत पहले मनोहर कहानियां आती थीं, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसी ही बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं। RSS ने कल रविवार 6 नवंबर को तमिलनाडु में होने वाला अपना प्रस्तावित रोड मार्च या पथ संचालन स्थगित कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि RSS तमिलनाडु में सिर्फ स्टेडियम या निर्धारित स्थान पर ही अपना पथ संचालन कर सकता है, लेकिन RSS ने आज शनिवार को इसे कैंसिल किए जाने की घोषणा कर दी। तमिलनाडु पुलिस ने RSS को इससे पहले रोड मार्च की अनुमति देने में हील हवाली की थी। संघ तब इस मुद्दे को हाईकोर्ट ले गया। एक बयान में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन RSS ने कहा कि अदालत का आदेश हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाने का ऐलान किया है। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के रामपुर, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुर्नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। बताना होगा कि मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, जबकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई। आजम खान को कुछ दिन पहले हेट स्पीच के एक मामले में अदालत ने दोषी ठहराया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इन सभी सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जांच एजेंसी ईडी ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अब्बास अंसारी से कई घंटों तक पूछताछ की। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है।
अब्बास अंसारी इस साल विधानसभा चुनाव में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। ईडी ने अब्बास अंसारी को शुक्रवार दोपहर को उनके पिता के खिलाफ जुलाई 2021 में दर्ज हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के कई रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी पूछताछ की थी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद शनिवार को पंजाब बंद बुलाया गया है। इस हत्याकांड को लेकर विपक्षी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के ठीक एक दिन पहले हुआ है। प्रधानमंत्री शनिवार को अमृतसर के डेरा ब्यास आएंगे। बड़ी बात यह है कि सुधीर सूरी को पंजाब पुलिस ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी थी, लेकिन बावजूद इसके संदीप सिंह नाम के हमलावर ने उनकी हत्या कर दी। हमलावर संदीप सिंह एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर वहां पहुंचा था और सुधीर सूरी के साथ हुई बहस के बाद उसने उन पर गोलियां चला दी। सूरी को 5 गोलियां मारी गई हैं। इस स्विफ्ट कार पर वारिस पंजाब दे संगठन के स्टिकर लगे हुए हैं। इस संगठन के नए नए चेहरे अमृतपाल सिंह की बयानबाजियों के कारण इन दिनों पंजाब का माहौल बेहद गर्म है। अमृतपाल सिंह को खालिस्तान का समर्थक माना जाता है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर हमलावर संदीप सिंह की कपड़ों की दुकान भी है। ईरान ने पहली बार यह बात कबूल की है कि उसने रूस को ड्रोन दिए हैं। हालांकि ईरान ने कहा कि उसने रूस को ड्रोन्स युद्ध से महीनों पहले दिए थे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हवाले से कहा, तेहरान ने रूस और यूक्रेन युद्ध से कुछ महीने पहले रूस को हथियारों की आपूर्ति की थी, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ पश्चिमी देश जो ये दावे कर रहे हैं कि ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों की आपूर्ति की है, वो पूरी तरह से झूठ है। ड्रोन की डिलीवरी महीनों पहले हुई थी। बता दें, अमेरिका समेत देश इस बात के आरोप लगाते रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले करने के लिए ईरान द्वारा दिए गए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने उनके ऊपर हुए हमले के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पाक सेना के मेजर जनरल फैसल नासिर को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने इमरान खान के आरोपों को खारिज किया और इनको निराधार बताया। पाक सेना ने अपने बयान में कहा है कि पीटीआई के अध्यक्ष द्वारा सेना और विशेष रूप से एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के खिलाफ निराधार और गैर जिम्मेदाराना आरोप बिल्कुल अस्वीकार्य और गैर जरूरी हैं। सेना ने कहा कि अगर तुच्छ आरोपों के माध्यम से निहित स्वार्थों के कारण सेना के सम्मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी तो सेना अपने अधिकारियों और सैनिकों की रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो। किसी को भी सेना या उसके सैनिकों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही पाक सेना ने अपने बयान में पाकिस्तान सरकार से सेना और उसके अधिकारियों के खिलाफ मानहानि और झूठे आरोपों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। आज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने इंग्लैंड को 142 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसको इंग्लैंड ने 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।